Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। सो आज का टॉपिक है हमारा आफ्टर मैथ। क्या है ये आफ्टर मैथ? ये आफ्टर और कोई मैथ्स है क्या? नहीं, आफ्टर मैथ इसका मतलब जो परिणाम, जो कंक्लूजन, जैसा कि अब क्या निकलता है, आखिरी में इसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें समझी जाएगी। क्यों हम समझेंगे? क्योंकि हमने जो इतना सारा पढ़ा है हमने रिवॉल्ट को लेकर, तो उसको समझना है ना, उसका कंक्लूजन देखना है। तो ये सब तो हम देखेंगे क्योंकि ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, लाइक और शेयर कर दो। देखो कलर ही बदल दिया भाई शेयर ने। लाइक और शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और इससे पहले छोटा सा रिवीजन करेंगे लास्ट क्लासेस का। फटाफट से भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो। लाइक एंड शेयर, यही हाथ रखी रहूँगी मैं, नहीं तो, है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे लाइक और शेयर, तो ये कर दो। लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कर दो लाइक एंड शेयर भाई। चल ओके। अब इससे पहले चलो, मैं ये पढ़ने ही वाली थी, मुझे याद आया कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लास्ट क्लास का जो है हमने पढ़ा था उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शुरुआत, तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास की अगर स्टार्टिंग से ही बात करें, हमने देखा है चैप्टर में शुरुआत ही इस तरीके से हुई है कि कैसे भाई इन्होंने रिवेल करा, है ना। मतलब इनको पहले परेशानी झेलनी पड़ी, चाहे ट्राइबल ग्रुप हो, चाहे कोई नवाब हो या किंग हो, है ना, या एम्प्रर हो गए, या कोई पीजेंट हो, सिपॉइज हो, हर किसी को इन्होंने तंग करके रख दिया था, परेशान करके रख दिया था अपने नई पॉलिसीज़ के थ्रू, अपने रूल्स के थ्रू। बेवजह के रूल्स बना रहे हैं, है ना, 84 रूल्स की जो लिस्ट है, जैसे कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो जिसके चलते इन्होंने इसके अगेंस्ट, मतलब लोगों ने इसके अगेंस्ट भाई विद्रोह करा। लोग बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जो अपनी मर्जी से नियम कानून बनाए जा रहे थे। फिर हमने देखा कि लोगों ने रिबेल करा इसके अगेंस्ट, भाई चाहे वो झांसी से हो, चाहे वो अवध से हो, चाहे वो कानपुर से हो, लखनऊ से हो, मंडला से हो, अलग अलग जगह से भाई लोगों ने, चीफ, राजाज, क्वींस, सब ने क्या करा, इनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। अब इनके हाथ से भाई चीज़ें छूट रही थी। बेसिकली हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे डाउनफॉल सा आ गया था कि अब नीचे जा रहे हैं, इनका जो ग्राफ है अब नीचे गिर रहा है, और शायद अब ये गिर ही जाएगा और ये कभी ऊपर नहीं उठेंगे और चले जाएंगे यहाँ से, ऐसा लगने लगा था। लेकिन भाई कंपनी ने फाइट बैक करा, ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, कंपनी ने इनके जो फाइट बैक करा, अपने लोगों को बुलाया और इनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। जो भी जिन्होंने रिबेल करा था, विद्रोही थे, उनको जेल में डाला, या किसी को फांसी लगा दी, फांसी की सज़ा सुना दी, है ना, या कुछ जो आम लोग हैं उन्हें भाई लालच दिया कि अब हम आपसे आपकी ज़मीन नहीं छीनेंगे अगर आप हमारे सामने सरेंडर कर दोगे। और किसी को कहा कि वाह, आपने हमारे अगेंस्ट कुछ रिबेल नहीं किया, तो आपको भाई आपकी जो ज़मीन है वो मुबारक, आप इंजॉय कीजिए, हम आपसे वो ज़मीन नहीं लेंगे कभी। तो ऐसे खुश करने की चालाकी अपनाने लगे। बट फिर भी कहीं जो था रिबेल एकदम से रुका नहीं था, और लोग अब क्या हो गए थे, लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि काफ़ी लोगों को भाई लोग जेल में डाल रहे हैं या भाई सज़ा सुना दे रहे हैं, और अब हमारे पास कौन बच रहा है, मतलब हम भी क्या कर पाएंगे। तो ये लोग भी धीरे धीरे डर से रहे थे, तो लोग भी अब दबने लग गए थे। तो चीज़ें अब किसके कंट्रोल में आ गई थी? ब्रिटिशर्स के, यानी कंपनी के कंट्रोल में बेसिकली आ गई थी। क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब कंपनी के कंट्रोल में चीज़ें आ गई, तो कंपनी ने क्या कुछ चीज़ें चेंज करी, कुछ पॉलिसीज़ में चेंज करे, या वैसी का वैसी था, जैसे सब कुछ पहले सा था वैसे ही था। या उन्होंने सोचा कि इन्होंने विद्रोह करा है तो बेटर है हम कुछ ऐसे चेंजेस लाएं कि आगे कोई विद्रोह ना हो, कोई इतना बड़ा भयंकर तरीके का रिबेल ना हो। क्यों? क्योंकि भाई हमारी तो बस हालत ही ख़राब हो गई थी, बैंड बज गई थी। क्लियर? The British had regained control of the country by the end of 1859. हमने देखा था ना कि लगभग 2 साल लग गए उनको, सबको भाई अपने अंडर लेने के लिए, सबको हराने के लिए 2 साल लग गए, सबको सप्रेस करने के लिए। तो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, तो 1859 लग गए लगभग। तो ब्रिटिशर्स को अपनी पावर रिगेन करने में, या कंट्रोल, कंट्री में अपना कंट्रोल रिगेन करने में कितना लोग, लगभग हम देख रहे हैं 2 साल लग गए। तो 1859 के एंड तक ये सिलसिला चलता रहा, कंपनी को पूरा कंट्रोल मिलने तक, दोबारा अपनी पावर आने तक।
बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। लेकिन एक चीज़ उन्हें समझ में आ गई कि जो पॉलिसीज़ हम पहले चलाते थे कि भाई अगर कुछ भी हुआ तो भाई ज़मीन हथिया ली, कुछ भी हुआ तो ये कानून लगा दिए, कुछ भी चीज़ें, तो उन्हें लगा कि भाई इसको बदलने की ज़रूरत है। ये जो पॉलिसीज़ पहले से चली आ रही है, इसको क्या करने की ज़रूरत है, इसको भाई हम वैसे ही उसी तरीके से दोबारा नहीं कैरी कर सकते, इसे चेंज करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोबारा वही चीज़ें लाएंगे तो उन्हीं चीज़ों से तो लोग नाराज़ थे, जनता परेशान थी, तभी रिबेल कर रही थी। तो अब हम पॉलिसी चेंज कर देंगे, जो रिबेल कर रही थे जिस कारण से, हम वो कारण नहीं चेंज कर देंगे, रीज़न चेंज कर देंगे। तो अब हो सकता है रिबेल ना हो तो बेटर है, हम रिबेल चाह भी नहीं रहे तो पॉलिसीज चेंज कर देंगे। Given below are the important changes that were introduced by the British। अब जो हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, तो ये पॉइंट्स क्या है, ये चेंजेस हैं जो भी ब्रिटिशर्स ने चेंजेस किए पॉलिसीज़ में, तो वो ये चेंजेस हैं जिसे हम रीड करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जिन प्रॉब्लम्स के कारण भाई ये रिबेल हुआ तो वो दोबारा नहीं चाहिए, तो चेंज करते हैं। क्लियर, चलो वो पॉइंट्स तो देखेंगे, इससे पहले देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर द रिबेल्स नियर कानपुर। जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उन्होंने जो रिबेल्स हैं उनको क्या करा, कानपुर के पास कैप्चर कर लिया, है ना, रिबेलियन कर जो थे, रिबेल कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। नोटिस द वे द आर्टिस्ट शोज द ब्रिटिश सोल्जर्स वैलियंटली एडवांसिंग ऑन द रिबेल फोर्सेस। ये दिखा रहे हैं कि आर्टिस्ट किस तरीके से भाई दिखा रहे हैं कि कैसे भाई जो सोल्जर है, जो ब्रिटिश सोल्जर है, कैसे दमदार ब्रेव तरीके से इनको भाई क्या कर रहा है, इनको मतलब सप्रेस कर रहा है बेसिकली। क्लियर, तो आर्टिस्ट किस तरीके से दिखा रहा है कि ये लोग कैसे हैं और ये कितना पावरफुल है इस तरीके से। क्लियर, आया समझ में? तो वो तो ठीक है, क्योंकि अब भाई पावर जो कंपनी के पास वापस आ गई थी, नो डाउट, तो ऐसे ही दिखाएंगे। अब ये कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। The British Parliament passed the new act in 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs। अब पहला चेंज क्या करा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। पहला चेंज क्या करा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा, जो पावर है उन्होंने एक न्यू एक्ट पास करा। कब, 1858 में उन्होंने एक नया कानून लागू करा, एक्ट पास करा, एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। उन्होंने क्या करा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर्स थी वो किसके पास ट्रांसफर कर दी, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार के पास, इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, ताकि जो इंडियन अफेयर्स से जो भी भाई इंडियन जो हमारी भारत की कंट्री से रिलेटेड जो भी मैटर्स रहेंगे, जो भी अफेयर्स रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, आराम से मैनेज हो पाए। क्यों, क्योंकि जब ये थे तो रिबेल हो गया, तो अब ट्रांसफ़र कर दी पावर्स किन के पास, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के पास। किसके पास पहले पावर थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, अब किसके पास चलेगी, ब्रिटिश क्राउन के पास चलेगी। कब पास करा था एक्ट, 1858 में। एक्ट कब पास करा था, 1858 में। A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India। जो मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के वो अपॉइंटेड सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे उनको वो क्या थे, वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, अपॉइंटेड सेक्रेटरी थे स्टेट फॉर इंडिया के लिए, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल, उनको किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में कैसे गवर्नेंस चल रही, कैसे काम चलना है, पूरा प्रॉपर सिस्टम कैसे चलना है, तो उस उनके मैटर्स, वो सारे सिस्टम से रिलेटेड इनको कनेक्ट कर दिया था कि ये चीज़ें आप मैनेज करेंगे, आप देखेंगे। क्लियर हुआ, धीरे धीरे चीज़ें बदल रहे थे, जब इन्होंने भाई जो है पावर इनके पास ट्रांसफ़र कर दी तो अब यानी बदलाव ला रहे थे, पॉलिसी में चेंज ला रहे थे, पहले जैसी चीज़ें नहीं चला रहे थे। क्लियर, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। He was given a council to advise him called the India Council। अब उन्हें क्या दिया गया, He was given a council to advise him, उन्हें भाई उनको एडवाइस करने के लिए वो काउंसिल दी गई, साथ में कॉल द इंडिया काउंसिल, इंडिया काउंसिल को भाई उन्हें बोला गया। The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown। जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उनको क्या किया गया, उनको टाइटल बनाया गया, मतलब दिया गया, वाइसरॉय का उन्हें टाइटल दिया गया, इंडियन जो गवर्नर जनरल है, और उन्हें पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उनका पर्सनल क्या बना दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से।
थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। तो ये जो तरीके अपना रहे थे ना कि भाई इनको ये बना दिया, उनको वो बना दिया, उनके हाथ में ये रूल है, या जो भी चीज़ें, क्यों करा ऐसा उन्होंने? ऐसा इसलिए करा कि वो डायरेक्ट कंट्रोल चाह रहे थे कि भाई भारत की चीज़ों में इंडिया को रूल करने के लिए डायरेक्ट अब हमारे पास, हमारे अकॉर्डिंग हम चीज़ें कर पाए, डायरेक्ट कंट्रोल हमारा आ जाए। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी तो मैनेज हो पाया, नहीं हो पाया तो रिबेल हो गया। तो दोबारा से वो रिस्क नहीं चाह रहे थे, बोलते ना रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना? तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने चीज़ें पॉलिसीज़ में चेंज करा। तो थ्रू दिस मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। क्लियर? तो ऐसे ऐसे बदलाव करें ताकि डायरेक्ट जो है इंडिया को रूल कर सके। क्लियर? आया समझ में? ये तो वही इमेज है जो कैसे हमने जो अभी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस की थी। चलिए, all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future। अच्छा, दूसरा चेंज तो बहुत ही बढ़िया किया। जिनकी टेरिटरी लोग छीनते जा रहे थे ना, कभी सब्सिडी अलाइंस कर लिया, कभी कुछ कर लिया कि भाई अगर आपने जो है हमें प्रोटेक्शन के पैसे पे नहीं करे, कि जो हमने आपको प्रोटेक्शन दिया, आर्मी प्रोटेक्शन करने के लिए आपको आर्मी दी, उसके आपने पैसे नहीं भरे, तो हम क्या करेंगे, हम आपसे आपकी टेरिटरी छीन लेंगे। तो वो जो सारी पॉलिसीज़ थी, या वो वाली पॉलिसी थी हमने देखी थी कि कैसे ये लोग क्या कर रहे थे कि अगर आपके घर में जैसे बेटी होती फॉर एग्जाम्पल किसी भी राजा के यहाँ, तो वो उसके पास से पूरी टेरिटरी छीन जाएगी। बेटा हुआ तो भाई वो टेरिटरी आपकी, अगर बेटी हुई तो वो टेरिटरी आपसे छीन जाएगी। तो ऐसे कुछ भी रूल्स ये लोग बनाकर लेकर आ गए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रॉमिस करा सारे राजा को, नवाब जो भी थे जो रूल कर रहे थे, कि आपकी टेरिटरी फ्यूचर में जो है अब हम नहीं छीनेंगे, अनेक्स नहीं करेंगे। बहुत अच्छे बन रहे थे, समझ गए थे कि बुरे बन के क्या मिला, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, सब जगह से हालत ऐसी आ गई कि बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गया, लेकिन बच गए। तो अब बच गए हैं तो अब कोई दोबारा मौका नहीं देंगे फंसने का। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons। इवन ये भी हो गया कि अगर आप कोई भाई गोद लिया वो बेटा भी लेते हैं, आपका खुद का बेटा भी नहीं है, आप उनको गद्दी दे सकते हो, कोई हम नहीं रोकेंगे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था ना कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जो मेरा भाई गोद लिया हुआ बेटा अडॉप्टेड सन है वो गद्दी पे बैठेगा। नाना साहिब ने कहा था, वो पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे तो अडॉप्टेड सन थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई मुझे गद्दी मिलनी चाहिए, पेंशन उनकी मिलनी चाहिए, इस तरीके से, तो मना कर दिया था। तब एटीट्यूड में थे, तब बहुत ज़्यादा बेसिकली कहते हैं हवा में उड़ रहे थे। अब हवा में उड़ने का नतीजा जब इन्होंने देखा तो अब भाई शांत हो गए और चुपचाप से कह रहे हैं कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप जिसको भी चाहे भाई क्या करें, अपने जो वारिस को उनको वो बनाएं, राजगद्दी पे बिठाएं, और चाहे तो आप अडॉप्टेड सन हो उनको भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सब तो हम करेंगे, उसके बदले जो हमारी क्वीन है उनके सामने आपको क्या रहना पड़ेगा भाई, हमेशा सरेंडर रहना पड़ेगा, उनके अधीन होके काम करना पड़ेगा। फ्रीली आप ऐसे बिल्कुल, हम ऐसा सब तो दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फ्री हो गए, आज़ाद हो गए। एट लास्ट जो अल्टीमेट पावर है जो किसके पास रहेगी, हमारी क्वीन के पास, तो उनके अंडर, उनके अकॉर्डिंग आपको भाई काम करना है, ये ध्यान रखना। जो देखा था ना, पैरामाउंसी का एक लेकर आए थे जिसमें बहुत हवा में उड़ रहे थे, क्या कर रहे थे कि हम सुप्रीम है, तो आधा तो ऐसे ही डरा डरा के सबसे टेरिटरी छीन ले रहे थे। लेकिन वो थी जो क्वीन थी किटूर की, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने लड़ाई करी थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा कि ये सब हो जाएगा, लेकिन जब आप ब्रिटिश क्वीन की जो पावर है पैरामाउंसी को भाई क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British crown। अब क्या कर सकते हैं जो इंडियन रूलर्स हैं, जो भाई राजा महाराजा है, जो चीफ्स थे, आप क्या कर सकते हो, अब आप आराम से भाई अपना राजपाट चलाओ, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको जो करना है करिए, लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास रहेगी भाई, ब्रिटिश सरकार के पास रहेगी। जैसे मुगल्स के अंडर में करते थे कि अल्टीमेट पावर मुगल एम्परर की रहती थी, और छोटे मोटे जो राज्य, जो चीफ्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो लोग अपना आराम से भाई शासन करते थे अपने अकॉर्डिंग, भाई उन्होंने रूल्स बना ली, पॉलिसीज बना ली, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अल्टीमेट जो रूल है वो मुगल्स का था। तो ऐसे ही यहाँ अब हो गया कि अल्टीमेट रूल ये ब्रिटिश क्राउन का है, ब्रिटिश सरकार का है, आप आराम से अपना हमारे अंडर राजपाट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई लैंड नहीं छीनेगा, आप भाई जिसको भी राजगद्दी पे बिठाएं, आपके अडॉप्टेड सन को, रियल सन को, जिसको भी आप वो कर सकते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। बस बात यह है कि आपको क्वीन के अंडर जो है रहना पड़ेगा, उनके अंडर सर्व करना पड़ेगा, दैट्स इट, इतना सा। अकल आ गई थी ना, पहले ऐसा कर लेते तो शायद रिबेल नहीं होता, बट ठीक है, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, अच्छे के लिए हुआ तो कुछ सुधार है, बट फिर भी चेंजेस हुए तभी तो हमें आज़ादी मिली। अगर ऐसे ही रहता तो हम ऐसे ही रहते अभी तक। क्लियर, आया समझ में, आगे बढ़े। ये दूसरा चेंज भी समझ में आया कि नहीं आया। पहला हमने देखा कि पावर शिफ्ट कर दी थी किसके पास, जो पावर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी तो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। अब कह रहे हैं कि आपकी टेरिटरी आपसे नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, चलो
Third, it was decided that the proportion of Indian soldiers in army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. और ये भी डिसाइड किया गया, उनको ये भी लगा कि पहले हमने क्या करा था, इंडियन लोगों को बहुत भर्ती किया था, इंडियन सिपाहीज को बहुत बहुत मतलब जॉब पे रखा था, तो अब नहीं रखेंगे भाई, अब तौबा कर ली हमने, अब हमने हाथ जोड़ लिए, अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिबेल करा था, भड़के हुए लोग थे, है ना, चिड़े हुए लोग थे, हमारी सेना में रह के हमारे खिलाफ भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में थे, हमारे अगेंस्ट थे, तो बेटर है इस बार रिस्क नहीं लेना। तो इन्होंने क्या करा कि जो प्रपोर्शन है किसका, इंडियन सोल्जर्स का, अब हम कम रखेंगे, अब हम जो है यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा रखेंगे, जो हमारी अब सेना है उसमें यूरोपियन सोल्जर्स ज़्यादा रहेंगे, इंडियन सोल्जर्स का प्रपोर्शन अब बहुत कम रहेगा। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikh and Pathans. इन्होंने सोचा कि नहीं, ये रिस्क तो हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे अब दूसरी जगह से, जैसे हम पहले यहाँ से लेते थे ना सोल्जर्स, यहाँ से भाई रखते थे, रिक्रूट करते थे, जॉब पे रखते थे, अवध हो गया, बिहार हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, तो अब हम यहाँ से नहीं रखेंगे सोल्जर्स को, हम क्या करेंगे, हम गुरखा, सिख और पठान, यहाँ से भाई हम जो है सोल्जर्स को रिक्रूट करेंगे। गुरखा यानी नेपाली लोगों को बोलते हैं, तो गुरखा, सिख और पठान, इन लोगों को भाई हम रिक्रूट करेंगे। The land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. लेकिन जो मुस्लिम्स लोगों की कंडीशन थी वो सही नहीं थी, क्योंकि इन पर इनको डाउट था, इनके जो लैंड है अभी दिए नहीं गए, इनको इनसे छीन लिया गया, क्योंकि इनको ये लगता था कि इन्हीं लोगों ने भाई विद्रोह को बढ़ावा दिया है। ये जो 1857 में हमारी जो इतनी ज़्यादा भाई बैंड बजी है, जो हमें हर जगह से हरा दिया गया, खदेड़ दिया गया, ये इन्हीं लोगों ने शुरुआत की है, तो इन पर इनको डाउट था, ठीक है, सस्पेशन और हॉस्टिलिटी से इनको ट्रीट किया गया, इनके साथ सही नहीं हुआ बेसिकली। The British believed that they were responsible for the uprising in a big way. ये जो अपराइजिंग हुई है, जो रिबेल हुआ है 1857 में, इनकी जो शुरुआत है ना यहीं से हुई है, इन्होंने कुछ बीज बोया है, तभी भाई हमें इतना ज़्यादा सहना पड़ा कि 2 साल लग गए वापस से मामले को शांत करने में, तो इन पर उनको बहुत ज़्यादा डाउट था। क्लियर हो? तो इनको कोई उन्होंने मौका नहीं दिया, इनको कुछ भी सुधारने का या कुछ भी ऐसा कुछ चांस नहीं दिया, उनको बहुत ज़्यादा वैसी नज़रों से देखा गया, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया गया, क्योंकि शुरुआत उन्हें लगी कि इन्होंने ही की, हमेशा इनको डाउट में देखा, इनको इनके लैंड वगैरह भाई इनसे जो थे वो उनको दिए नहीं गए वापस, कुछ भी ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं दिया। क्लियर हुआ? तो ये क्या देखिए हमने कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, ये वाले चेंजेस क्या हुए, ये वाले बोला कि भाई आपको क्या करेंगे, आप जो आर्मी में प्रपोर्शन इंडियंस का कम रखेंगे, हम गुरखा, सिख, पठान इन लोगों को ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे देखा गया कि भाई मुस्लिम्स लोगों के साथ वही उनको वैसे ही ट्रीट किया गया अभी, क्योंकि उन पर डाउट था। क्लियर? आया समझ में? चलो। The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. अब पहले तो क्या चाह रहे थे, बोल रहे थे ना कि ज़्यादातर लोग जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी सेफ़ रहेगी। प्रॉपर्टी सेफ़ मतलब जो आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी है वो आपके पास ही रहेगी, कोई नहीं छीनेगा आपसे, अगर आप खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेते हो, ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अब ये लोग बहुत सुधर गए थे, इन्होंने बोला जिसका जो धर्म है आप फॉलो कीजिए, जो भी आपका कल्चर है फॉलो कीजिए, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों बोलते हैं ना कि चमचागिरी कर रहे थे, मतलब चाशनीबाजी कर रहे थे, आपको अच्छी मतलब आप अच्छा मतलब अपनी इमेज अच्छी बना रहे थे कि भाई अब हम अच्छे हैं, तो ताकि हमारा भैया फ़ायदा भी होता रहे और आप लोग भी खुश रहो, शांत रहो, तो रिबेल नहीं करोगे। जब जनता शांति हो जाएगी तो रिबेल क्यों करेगी, उन्हें लगेगा ठीक है चल रहा है, चलने दो, 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही है, जैसा हम अपना धर्म फॉलो करना चाह रहे कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, छोड़ो, क्यों टेंशन लेना, रिबेल कर लिया। तो ऐसा वो लोग चाह नहीं रहे थे, रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे ब्रिटिश सरकार, तो वो क्या चाह रहे थे कि भाई जो भी रिलीजियस सोशल जो भी प्रैक्टिसेस है आप करिए, हम आपको किसी भी मामले में रोकेंगे टोकेंगे नहीं। Policies were made to protect landlords and zamindars and given them security of rights over their lands. अब जो पॉलिसीज़ थी वो किनके लिए बनने लगी सपोर्ट पे, जैसे पहले जो बेचारे लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी पीजेंट वगैरह से, तो अब पॉलिसीज़ इनके मतलब फेवर में बनने लगी इस तरीके का कि जो भी है इनको वापस इनके लैंड है, जो ज़मीनें हैं उनको दे दी जाएगी वापस से। Thus a new phase of history began after 1857. Figure some important centers of the revolt in North India.
ये क्या है, अब जो है चीज़ों में बदलाव हुआ आफ्टर 1857, बिल्कुल हुआ। पहले हालत कैसी थी भाई, पहले ये लोग अपनी तरह बनाना चाहते थे कि हमारी तरह बनो, जैसा हम खाते पीते हैं बोलते हैं वैसा बोलो। देखा नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया है ना, इंग्लिश कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोले, विडो रीमैरिज का, सती प्रथा, ये सब, चलो ये तो अच्छा करा, ये तो गुड कि विडो रीमैरिज, सती प्रथा, ये अच्छा काम करा उन्होंने, ठीक है। बाकी जो चेंजेस रिलीजियस वे में, तो ये सब अब उन्होंने रोक दिया और खुद बदल गए हैं, खुद में परिवर्तन आ गया है। हमें परिवर्तन करने चले थे कि हमारे इसमें चेंजेस आएंगे, तो खुद चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि सबक मिल गया, बेसिकली लेसन मिल गया कि ये लोग जब अपने पे आ जाते तो भाई हमारी बैंड बजा देते हैं, भाई हम डर जाते हैं, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे दोबारा। अब जो न्यू फेज है हिस्ट्री का फिर स्टार्ट हुआ 1857 के बाद। ये क्या है, कुछ लोकेशन है, मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, अदर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। ये मेन सेंटर है जहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, जैसे मेरठ वगैरह, मेरठ से ही शुरू हुआ था, फिर कानपुर दिल्ली वगैरह में हुआ था, गए नहीं थे बहादुर शाह जफर के पास। यहाँ पे मेन सेंटर है दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, हमने देखा था ना, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फिर यहाँ पे लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, यहाँ से पूरा उनका विद्रोह हुआ था, मेन जो सेंटर थे। अब अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, और फिर छोटे छोटे देखा देखी दूसरे भी हिम्मत करने लग गए थे। तो ये है सियालकोट, लाहौर हो गया, जलंधर हो गया, फिरोजपुर हो गया, फिलौर हो गया, रोहतक हो गया, अलीगढ़ हो गया, मणिपुरी हो गया, है ना, फतेहगढ़ हो गया, सीतापुर हो गया, बहराइच हो गया, और भी चीज़ें दिख नहीं रही है, प्रतापगढ़ हो गया, जौनपुर, बनारस, दीनापुर, आजमगढ़, मतलब आप खुद देख रहे हो काफ़ी जगह से, काफ़ी जगह के लोग मतलब रिवॉल्ट कर रहे थे। एक चीज़ आपने नोटिस करी, कौन सी जगह है, ये लाहौर है, यहाँ पे मणिपुर, ये सारी चीज़ें ये दिख रही है, लखनऊ यहाँ से यहाँ पे, यानी नॉर्थ का पार्ट है। तो हमने देखा था ना, जो रिवॉल्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया में से ही शुरू हुआ था, तो नॉर्थ का पार्ट है, ठीक है। आप अगर सोचोगे नीचे केरला दिखेगा, यहाँ पे गुजरात दिखेगा, तो नहीं, ये इसी साइड का पार्ट है, मतलब ये वाले पार्ट में होता है। जैसे मेरा इंडिया तो भाई ऐसे डायमंड जैसे ही बनता है, डायमंड शेप का, भाई मेरे लिए तो हीरा ही है इंडिया, तो इस पार्ट में समथिंग ऐसे ही यहाँ पे कुछ हुआ था रिवॉल्ट। क्लियर, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? चलो, तो ये क्या थे, कुछ चेंजेस हमने देखे, तो एक बार फिर से देख लेते क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चेंजेस हुए? चेंजेस ये हुए कि भाई पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा, न्यू एक्ट 1857 में लाया, और जो पावर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, उन्हें लगा इनसे तो नहीं संभल रही, बहुत हो गया, अब हम क्या करेंगे, खुद से संभालेंगे, हमारी सरकार खुद से संभालेगी, तो उन्होंने चेंजेस करे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब साथ में क्या हुआ, दूसरा चेंज इन्होंने क्या करा, जो कंट्री के चीफ्स हैं उनसे कहा गया कि आप अपनी टेरिटरी, भाई हम आपकी टेरिटरी को एनेक्स नहीं करेंगे, नहीं हथियाएंगे, आप अपना राजपाट आराम से चलाइए, जिसको भी आपको मतलब आपको अपना उत्तराधिकारी बनाना है बनाइए, अडॉप्टेड सन को बनाना है बिल्कुल खुल के बनाइए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन एक जो है कंडीशन ये है बेसिकली कि आपको जो ब्रिटिश क्वीन है उनके अंडर ही, उनके अधीन रहकर काम करना होगा, हमारे अधीन रहकर काम करना होगा, उनके अंडर सर्व करना होगा, मतलब वो सुप्रीम आपके हेड वही रहेंगे। क्लियर, ठीक है। चलो, फिर थर्ड हमने देखा था कि ये भी समझा गया कि भाई हाँ, रिस्क नहीं लेना, तो हम जो है आर्मी में इंडियन सोल्जर अब नहीं रखेंगे, ना बाबा ना ना, बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़ लिए हमने, हम रखेंगे दूसरे, कम प्रपोर्शन रखेंगे, इनको भी रखेंगे बट यूरोपियन सोल्जर ज़्यादा रखेंगे, और दूसरी कैटेगरी के भी जैसे गुरखा हो गए, सिख हो गए और पठान, इनको रखा जाएगा। फिर हमने देखा जो लैंड और प्रॉपर्टी है किसकी, जो मुस्लिम्स की, उनको कुछ नहीं, उनके साथ तो जैसे थे वैसे ही थे। क्यों? क्योंकि इन पे उन्हें सस्पेशन, डाउट था कि इन्होंने ही कुछ करा है, शुरुआत यहीं से हुई है। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या चेंज हुआ, जो ब्रिटिश है उन्होंने डिसाइड करा कि भाई आपके जो धर्म है, धर्म से रिलेटेड चीज़ें, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई, नई पॉलिसी बनाई गई, ताकि जो लैंडलॉर्ड और ज़मींदार बेचारे परेशान थे ना, उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई थी, तो अब क्या हो गया था, इनकी ज़मीन इनको वापस दे दी गई थी और इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया था। तो इस तरीके से जो न्यू फेज़ है हिस्ट्री का बिगिन हुआ था आफ्टर 1857, ठीक है, वो तो वो वाला था। और 1859 पे फाइनली 2 साल बाद इन्हें क्या हुआ था, पूरा मामला शांत करने में 2 साल लग गए थे। ये वाला रिवॉल्ट वाला फेज़ है, ठीक है, ये जो दिखा रहे हैं ना पूरा कैसे कैसे कहाँ का रिवॉल्ट हुआ, ये वाइट वाले हम देख ही रहे हैं, ये जहाँ मेजर जहाँ पे हुआ, और यहाँ मेन सेंटर्स, और यहाँ छोटे छोटे। आया समझ में? क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। अब ये क्या है, ये खुदरा अपराइजिंग अ केस स्टडी, जैसे केस स्टडी है, जैसे हमने देखा ना ये रिवॉल्ट हुआ था, तो एक और जो है अपराइजिंग है, काफ़ी बड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ज़रा देखते हैं।
Much before the event of 1857, there had taken place another event of a similar nature at a place called खुदरा in 1817. जैसे 1857 में हुआ था तो 1817 में लगभग कितना टाइम हो गया, 40 ईयर्स पहले यहाँ पे भी एक इसी तरीके की अपराइजिंग ऐसी इवेंट हुआ था 1857 में। तो भाई रिवॉल्यूशन बहुत खतरनाक माना जाता है ना, उस विद्रोह से तो अच्छे से डरते हैं अंग्रेज की, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। इवन ये भी कहा था ना, हमने देखा था किसी ने कि उस वक्त का, उस सेंचुरी का, वर्ल्ड का ये बहुत ही बड़ा विद्रोह था, रिबेल था, ऐसा कहा जाता है 1857 रिवोल्ट को, 1857 को। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसको समझते हैं। मच बिफोर द इवेंट ऑफ 1857, जो 1857 में इवेंट हुआ था, देयर हैड टेकन प्लेस अनदर इवेंट ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब इसी टाइप का एक और इवेंट हुआ था। कौन सी जगह पे हुआ था, प्लेस कौन सी थी, प्लेस का नाम था खुदरा इन 1817, लगभग 40 साल पहले खुदरा जो जगह वहां पे हुआ था। Here it would be instructive for us to study that event and reflect on how resentment against the colonial policies of the British had been building up since the beginning of the 19th century in different parts of the country. Khudra, a small kingdom built up the late 16th century in the southeastern part of the Orissa, was a populous and well-cultivated territory consisting of 105 ghar, 60 large and 1109 small villages at the beginning of the 19th century. कहाँ की बात करें, खुदरा जो जगह है वहाँ के बारे में बात करें। एक स्मॉल किंगडम था, क्या था, एक छोटा सा किंगडम था, बिल्ट अप इन द लेट 16th सेंचुरी। कब बना था भाई, लेट 16th सेंचुरी में बना था, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा, उड़ीसा के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, मतलब नीचे के, साउथ नीचे होता है और इस तरफ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, इस तरफ होता है ना, ये होता है साउथ और ईस्ट, तो यहाँ पे मतलब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के साउथ ईस्टर्न पार्ट में भाई यहाँ पे ये था। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें, बहुत ही बढ़िया, अच्छी पॉपुलेशन भी रहती थी और कल्टीवेशन भी बहुत बढ़िया था, अच्छी खासी एग्रीकल्चर फैसिलिटी, मतलब सब कुछ बढ़िया होगा। 105 यहाँ पे लिख रहे हैं घर, 60 लार्ज एंड 1109 स्मॉल विलेजेस थे बिगिनिंग में 19th सेंचुरी में। Its king Raja Birkishore Dev had to earlier give up the possession of 4 parganas, the superintendence of the Jagannath temple and the administration of 14 Garjat princely states to the Marathas under compulsion। मतलब ये बता रहे हैं यहाँ के जो राजा थे उन्हें मराठा को क्या क्या चीज़ें देनी पड़ी। जो राजा थे, कौन से राजा थे, राजा बिरकिशोर देव, had to earlier give up the possession, जो पोजीशन थी किसकी, 4 परगनास, ठीक है, 4 परगनास की जो पोजीशन, हम बोलते हैं ना कि मैं अपनी पोजीशन आपको दे रही हूँ, आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो अपनी चीज़ भाई किसको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, मराठास को दिया। किसने दिया भाई, यहाँ के जो राजा थे, क्योंकि स्मॉल किंगडम लिखा है पहले ही, कहाँ पे, राजा क्या नाम है, राजा बिरकिशोर देव, उन्होंने दिया। द सुपरिटेंडेंस ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 14 गर्जास प्रिंसली स्टेट टू द मराठा, मतलब चीज़ें क्या क्या दी, जगन्नाथ टेम्पल हो गया, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था उनके 14 गर्जास यानी जो स्टेट्स थे उनके, वो दिए, किसको हैंड ओवर करे, मराठा को दिए, अंडर कंपल्शन, भाई जरूरी था, देना पड़ा। His son and successor Mukund Dev II was greatly disturbed with this loss of fortune। लेकिन उनके बेटे थे, उन्हें ये मतलब क्या कह सकते हैं, बिल्कुल गवारा नहीं था, उन्हें चीज़ सही नहीं लगी, उन्हें लगा कि नहीं नहीं ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों दे रहे हैं हम, होता ही है, आप अपने पापा कुछ देने चीज़ तो हम बोलेंगे अरे इसको क्यों दे रहे हो, किस बात की ज़रूरत है, क्यों दे रहे हो भाई, तो ऊपर से उसको पता ही कि मेरा ही होना है बाद में, तो ये दे रहे हैं उनको, ये क्या बात हुई, ठीक है। Therefore, sensing an opportunity in Anglo-Maratha conflict, he had entered into negotiation with the British to get back his lost territories and the rights over the Jagannath temple। अब कह रहे हैं कि इसीलिए अब उनके सन को तो भाई गुस्सा आ गया, मुकुंद देव है, उनको लगा कि नहीं नहीं ये जो लॉस है, ये नहीं सहा जाएगा, ये नहीं चल बे, मतलब ये नहीं चलेगा, है ना, बंगाली मैंने बोला ये नहीं चलेगा। Therefore, सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी इन द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, अब उन्हें लगा कि जो एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट यानी एंग्लो मराठा मतलब जो भाई ब्रिटिशर्स और जो मराठा का जो वॉर हो रहा है, इनका इन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटी इनको दिखी, ऐसा लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ही हैड एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस, वो एक नेगोशिएशन में, मोल भाव में आए कि बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि रानी लक्ष्मीबाई नाना साहेब नेगोशिएट कर रहे थे बट ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था, तो ऐसे इन्होंने भी एक नेगोशिएशन करा विद द ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशन करा। ब्रिटिशर्स की लड़ाई किसके साथ हो रही थी, मराठास के साथ, और ये जो लैंड इस पोजीशन किसके पास चला गया था, मराठा के पास, जो कि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, किसको भाई, मुकुंद देव को। To get back his lost territories and the rights over the Jagannath temple,
वो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ क्यों मिलाया कि भाई ऐसा नेगोशिएशन करते हैं कि आप मेरा साथ दो, क्योंकि मुझे जो मेरे पापा ने जो पोजीशन इनको दे दी है, मेरे पिताजी ने जो पोजीशन इनको दे दी मराठास को, वो मुझे वापस चाहिए, और मेरा जगन्नाथ टेम्पल भी, तो ये टेरिटरी सब मुझे वापस चाहिए। But after the occupation of Orissa in 1803, the British showed no inclination to oblige him on either score. Consequently, in alliance with other feudatory chief of Orissa and secret support of the Marathas, he tried to assert his rights by force. This led to his deposition and annexation of his territories by the British. As a matter of consolation, he was only given the rights of management of the Jagannath temple with a grant amounting to a mere 1/10 of the revenue of his former estate, and his residence was fixed at Puri. This unfair settlement commenced an era of oppressive foreign rule in Odisha, which paved the way for a serious armed uprising in 1817. अब डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र मत करो कि मैम आपने रीड कर दिया, आप आगे बढ़ जाएंगी, ये क्या हुआ। ऐसे तो हम भी रीड कर लेते, पर हम क्यों हैं, हम कुछ अलग करने के लिए हैं, हम एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे तो भरोसा दिखा दिया, होता है ना मूवीज में देखते हैं हम, बड़े अच्छे से विलन पे भरोसा दिखाते हैं, और कई बार वही विलन जो है बोलते चला जाता है कि गलती कर दी तूने मुझ पे भरोसा करके, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, अभी तुझे पता चलेगा, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। इस तरीके से भाई धोखा दे दिया उन्होंने। चलो, अब जब है उड़ीसा के बाद 1803 में ब्रिटिश ने अपना कोई भी ऐसा कुछ ये चीज़ नहीं दिखाई कि हम क्या करेंगे, आपसे जो वादा किया, जो हमने नेगोशिएशन किया उसको लेकर हम कुछ भी, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स के पास पावर थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला होगा कि भाई नेगोशिएशन करते हैं कि आप जो जीतोगे, आप एंग्लो मराठा वार आपसे होगा तो आप इनसे जीत जाओगे मराठा से, ठीक है। तो मराठा से जब जीत जाओगे तो जो मराठा के पास इनका स्टेट है, जैसे पहले इन लोगों के पास जो मुकुंद देव का जो टेरिटरी और जो भाई टेम्पल था वो मराठा के पास गया, तो मराठास के अंडर हो गया। अब मराठास और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हो रही है, तो ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे तो मराठास का जो सारा हिस्सा इनके पास आ जाएगा। तो वही मुकुंद देव ने नेगोशिएशन करा था कि जो आपका हिस्सा जो आपको मिलेगा ना, उसमें से मुझे कुछ टेरिटरीज और जगन्नाथ टेम्पल मुझे दे देना। लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से ऐसा कुछ भी खास लग नहीं रहा था कि वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब consequently an alliance with other feudatory chief of Orissa and secret support of the Marathas, he tried to assert his rights by force. फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करी भाई अपना जो है हक लेने की। This led to his deposition and annexation of his territories by the British. As a matter of consolation, he was only given the rights of management of the Jagannath temple with a grant amounting to a mere 1/10 of the revenue of his former state, and his residence was fixed at Puri. लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हुई इन्होंने भी कोशिश करी, ये पीछे नहीं हटे, मतलब ऐसे नहीं कि डर ना हो अब मेरा में अब तो कुछ नहीं होगा, इन्होंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने इनको क्या बोला, ठीक है रुको, टेंशन मत लो, हम तुम्हें देंगे। क्या देंगे, हम तुम्हें सिर्फ बहुत अच्छी चीज़ देंगे। वो सिर्फ बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि जगन्नाथ टेम्पल का मैनेजमेंट तुम देखोगे। लो, जगन्नाथ टेम्पल का मैनेजमेंट, बस इतना ही, और भी चीज़ दी। और चीज़ें क्या दी, देखो पहले तो क्या करोगे, मैनेजमेंट देखोगे जगन्नाथ टेम्पल का विद अ ग्रांट अमाउंटिंग, और क्या अमाउंटिंग रहेगी, टू अ मेयर 1/10 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ हिज फॉर्मर स्टेट एंड हिज रेजिडेंस वाज फिक्स्ड एट पुरी। मतलब जो भी रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे, जो भी उनके फॉर्मर स्टेट्स हैं, जो स्टेट रहे इनके अंडर, जो हमने देखा था ना इतने स्टेट्स जो दे दिए थे, तो जो स्टेट्स इनके अंडर है राज्य, उनमें से जो भी अर्निंग रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 1/10 आप रखोगे। और अब आपका रेजिडेंस कहाँ फिक्स कर दिया, पुरी में, वहाँ आपको शिफ्ट कर दिया, अब आप पुरी जाएंगे। क्या चीज़ें दी, इनको तो चाहिए था जगन्नाथ टेम्पल, किसको, जो है मुकुंद देव को, और साथ में अपनी कुछ टेरिटरी। लेकिन जो ब्रिटिशर से उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला कि जो भी स्टेट से रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 1/10 हिस्सा आपके पास जाएगा, और साथ में क्या होगा, 1/10 हिस्सा जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो मैनेजमेंट मिलेगा जगन्नाथ टेम्पल का, इतना ही बस आपको मिलेगा। और कहाँ शिफ्ट होना है आपको, पुरी में। अब ये जो अनफेयर सेटलमेंट हुआ, जो नेगोशिएशन में बात की गई थी, जो ब्रिटिशर्स ने धोखा दे दिया, मतलब चीट कर दिया बेसिकली, जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, गलती कर दी इन पे भरोसा करके, उसको लगा होगा। अब जब लगा कि तो अनफेयर हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो इसके कारण क्या हुआ, जो फॉरेन रूल हुआ, ऑपरेसिव फॉरेन रूल उड़ीसा में चल रहा था, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स आ गए थे। अच्छा खासा यहाँ पे फिर सीरियस अपराइजिंग हुई 1817 में, फिर बात और ज़्यादा धुएं की तरह उठी, मतलब अब सीरियस अपराइजिंग हुई, रिबेल जैसी बात यहाँ पे होने लगी होगी। वो बहुत ज़्यादा मतलब चाह रहे थे कि जो मेरा लैंड है वो मुझे मिले, मेरे पिताजी ने दे दिया है ना, देखा था ना कि भाई कंपल्शन ज़रूरी पड़ गया था, देना पड़ा, जो मतलब इस नीड होगी
है ना, उनको देना पड़ गया, लेकिन इनसे सहा नहीं गया, इनको पसंद नहीं आया, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स से भाई नेगोशिएशन कर लिया। ब्रिटिशर्स ने धोखा दे दिया, ब्रिटिशर्स ने धोखा दिया, फिर भी मान के जैसे तैसे छोटा मोटा इनको जो एक्सपेक्टेड था, मतलब इनको समझो एक्सपेक्टेड था मानो 50%, तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इन्हें उसका 15 या 20% दिया, तो नुकसान हुआ ना। तो इसके कारण भाई यहाँ पे 1817 में अपराइजिंग हुई। फिर जैसे हमने देखा था ना 1857 का रिवॉल्ट जो कह रहे हैं यहाँ पे, तो 1817 में यहाँ पे अपराइजिंग हुई। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलो। Soon after taking over Khudra, the British followed a policy of resuming service tenures. It bitterly affected the lives of the ex-military of the state, the Pikes. The severity of the measure was compounded on account of an unreasonable increase in the demand of revenue and also the oppressive ways of its collection. Consequently, there was large-scale desertion of people from Khudra between 1805 and 1817. Yet the British went for a series of short-term settlements, each time increasing the demands, not recognizing either the productive capacity of the land or paying capacity of the roads. No leniency was shown even in case of natural calamities, which Orissa was frequently prone to. Rather, lands of defaulters were sold off to scheming revenue officials or speculators from Bengal. अब इनका राज क्या हो गया? यहाँ पे इन्होंने खुदरा को टेक ओवर कर लिया। अब उन्होंने अपनी चीज़ें, जो पॉलिसीज़ जो फॉलो करते थे वो करते रहे कि भाई टैक्स देना पड़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, ये पॉलिसीज़ इनकी चलती रही। ऐसा चलते चलते इन्होंने ये भी नहीं देखा कि अगर मानो फसल अच्छे से नहीं उग पाई तो कहाँ से टैक्स देंगे। अगर फसल नहीं उग पा रही, मानो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जो कि यहाँ आती रहती है, उड़ीसा में होता रहता है ऐसा भाई कि टाइकून आ गया, जो भी चीज़ आ गई, फ्लड आ गया, ये होता रहता है। तो उन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर हमें टाइम पे जो टैक्स है, जो रेवेन्यू वो जनरेट हमारा नहीं हो रहा है, तो हम आपको भाई सज़ा देंगे, इसके लिए लैंड छीन लेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो करेंगे। तो इनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा था। तो बेसिकली इनके साथ गलत हो रहा था, यहाँ की जो जनता है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ये लोग कर रहे थे, बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली रूल कर रहे थे। कुछ भी हो आपको भाई टैक्स रेवेन्यू पे करना है, आप कैसे भी करो, उधार लेके करो, नेचुरल कैलेमिटी आई, कुछ भी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बेसिकली क्लियर हुआ? कोई भी लीनियंसी नहीं बरत रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? रादर लैंड ऑफ डिफॉल्टर, भाई जो नहीं पे कर पाए, डिफॉल्टर उन्हीं को बोलते हैं ना, जो कुछ नहीं कर पाए, तो नहीं दे पाए, वर सोल्ड ऑफ टू स्कीमिंग रेवेन्यू ऑफिशियल्स, भाई जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है उनको ऐसे बेच दिया, या स्पेकुलेट कर दिया फ्रॉम बंगाल, मतलब स्पेकुलेटर फ्रॉम बंगाल, मतलब उनको जैसे होता है ना कि जो नीलामी वगैरह इस चीज़ पे लगा देते हैं, या बेचने के लिए इस तरीके का कि बेच दो इस तरीके से ताकि हमारी अर्निंग हो, रेवेन्यू जनरेट हो। बेसिकली जो नहीं दे पाए उनका लैंड उनसे इस तरीके से भाई छीन लिया गया। The hereditary military commander of the deposed king Jagbandhu Vidyadhar Mahapatra Brahmabar Rai or Bukshi Jagabandhu, as he was popularly known, was one among the deposed landholders. He had in effect become a beggar and for nearly 2 years survived on voluntary contribution from people of Khudra before deciding to fight for their grievances as well as his own. Over the years, what had added to these grievances were the introduction of Sikka rupee, silver currency in the region, the insistence on payment of revenue in the new currency, an unprecedented rise in the price of the foodstuff and salt, which had become far-fetched following the introduction of salt monopoly, because of which the traditional salt maker of Orissa were deprived of making salt, and the auction of local state in Calcutta, which brought the absentee landlord from Bengal to Orissa. Beside the insensitiveness and corrupt policy system also made the situation worse for the armed uprising to take a sinister shape. अब क्या बता रहे हैं वो, इसको मैंने पूरा तो रीड कर लिया पर समझते हैं। देखो, जो हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर थे, जो जिनको हटा दिया गया था पहले, जिनका नाम था जगत बंधु विद्याधर, जिनको भाई बक्सी जगबंधु ये भी कहा था, मतलब वो अलग नाम दिया जाता है, पॉपुलैरिटी रहती है भाई इनको दूसरा नाम दे दो, इस तरीके से। जैसे गांधी जी को बापू भी कहा जाता था तो हम उनको अदर नेम से बुलाते थे। तो ऐसे ही वो इन्हीं जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स में से ही थे जिनको क्या करा जाता था, देखा है नहीं था, भगा दिया गया था, उनके लैंड से भाई खदेड़ दिया गया था कि छोड़ दो लैंड। वो उन्होंने हथिया लिया था जो अंग्रेजों ने, ठीक है। He had in effect became a beggar and for nearly 2 years survived on voluntary contributions from the people of Khudra before deciding to fight for their grievances as well as his own. लगभग उन्हें भी मतलब जब प्रॉपर्टी से हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, तो भाई भिखारियों जैसी ऐसी हालत उनकी ख़राब हो गई थी, तो पर फिर भी वो वॉलेंट्री का काम करते थे। किन के लिए? जो भाई सर्वाइवल थे, जगह जिनको उनको भी मतलब उनके लिए लड़ाई करते थे, जिनके साथ भाई अत्याचार हुआ है उनके हक के लिए लड़ते थे, ठीक है। ओवर द ईयर्स व्हाट हैड एडेड टू दीज ग्रीवेंसेस, अब धीरे धीरे ये चीज़ें और क्या इनमें ऐड होती गई। जैसे जो ब्रिटिशर से उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस कर दिए थे सिल्वर करेंसी, है ना, चांदी के सिक्के, उन्होंने मतलब सिक्का रुपी स्टार्ट कर दिए थे सिल्वर करेंसी में उनके रीजन में।
फिर उन्होंने जो रेवेन्यू है नई करेंसी में, द इंसिस्टेंस ऑन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द न्यू करेंसी, साथ में ये तो जनरेट किया लेकिन जो पेमेंट होनी रेवेन्यू की वो न्यू करेंसी में होनी चाहिए, ऐसा कह दिया। एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द प्राइस ऑफ द फूड स्टफ एंड सॉल्ट, मतलब खाने पीने की चीज़ों में भाई दाम उनके बढ़ा दिए, नमक के दाम बढ़ा दिए जो भाई बेसिक होता है फूड के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। which had become far-fetched following the introduction of salt monopoly, because of which the traditional salt makers of Orissa were deprived of making salt. अब ये था कि जो भाई उड़ीसा के लोग सॉल्ट बनाते थे, नमक बनाते थे, तो उनकी मतलब मोनोपोली इन लोगों ने ले ली थी, तो इन लोग बेचारे नमक नहीं बना पा रहे थे क्योंकि इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी, ठीक है, मतलब इनकी ज़्यादा मोनोपोली इनकी थी तो प्राइस इतनी बढ़ा दी थी, कौन खरीदेगा? जब किसी भी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो खरीदेगा कौन वो आइटम को, वो फूड आइटम को कौन खरीदेगा? कोई भी चीज़ है, किसी भी थिंग को कोई क्यों खरीदेगा? तो ऐसे ही भाई जिनकी बढ़िया मोनोपोली थी तो वो अब सब कुछ उनका डाउनफॉल हो गया, बेसिकली कोई खरीदेगा ही नहीं, दाम इतने महंगे कर दिए। द ऑक्शन ऑफ लोकल स्टेट्स इन कैलकाटा, अब जो लोकल स्टेट्स थे वही जो लैंड थे उनको कैलकाटा में भाई उनको नीलामी पे लगा दिए। which brought an absentee landlord from Bengal to Orissa, भाई जो absentee landlord थे बंगाल के वो उड़ीसा है। Besides, the insensitive and corrupt police system also made the situation worse. अब क्या था, पुलिस जो ऐसी आई वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसी थी, करप्ट पुलिस थी, है ना, बहुत ही ज़्यादा हम बोलते हैं ना करप्ट पुलिस, उसका हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो ऐसे फ़ायदा उठाते जो कुछ करते नहीं है ना, इस तरीके से। तो वो लोग ऐसे लोग बेईमान टाइप के पुलिस वाले जो बोलते हैं, तो वो लोग आए तो इसके कारण सिचुएशन और ज़्यादा बुरी होगी, मतलब बुरी तो थी साथ में और ज़्यादा बुरी हो गई। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो ये सब दिक्कतें होती रही, तो लोग और ज़्यादा मतलब गुस्से से भड़क रहे थे बेसिकली। The uprising was set off on 29 March 1817 as the Pikes attacked the police station and other government establishment in Bhanpur, killing more than 100 men and took away a large amount of government money. अब बात और बड़ी, मतलब अपराइजिंग और बड़ी कब? 29 मार्च 1870 को, जब ये जो पाइक्स थे इन्होंने अटैक करा किसमें? पुलिस स्टेशन में, और जो अदर गवर्नमेंट स्टेब्लिशमेंट थे भानपुर में उनको भी भाई मार डाला, उनको ही मार डाला, और 100 ऑफ मैन जो थे उन्होंने क्या लिया, लगभग गवर्नमेंट की जो मनी थी, जो पैसा था वो उठा के ले गए, है ना, चोरी करके उठा के ले गए और इनको मार डाला क्योंकि गुस्से में थे, भड़के हुए थे, इतना भाई दिक्कत में थे। Soon its ripples spread in different direction with Khudra become its epicenter. The zamindars and riots alike joined the pikes with enthusiasm. अब जब भाई पता चला कि खुर्दा में ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे तो भाई लोग रिबेल कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो हम भी प्रदर्शन करेंगे, हम भी गुस्सा दिखाएंगे, हम भी इन्हें ज्वाइन करेंगे। तो जमींदार हो गए, रियोट्स हो गए, इन्होंने भी पाइक्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मतलब होते हैं ना कि दूसरे को हिम्मत में देख के भाई दूसरे एरिया के लोग भी हिम्मत में आ गए। जैसे हमने देखा था जब रिवॉल्ट हो रहा था, तो जब देख रहे थे कि सारे राजा वाजा जीत रहे हैं, ब्रिटिशर्स हार रहे हैं, तो छोटे छोटे इलाके के लोग भी, विलेज के लोग भी भाई जो है रिबेल में पार्टिसिपेट करने लग गए थे। तो ऐसे यहाँ भी हो रहा था। Those who did not were taken to task. A no rent campaign was also started. अब भाई जिन्होंने those who did not were taken to task, अब ऐसा हुआ जिन्होंने रिबेल नहीं किया तो उनको भाई उनको प्रताड़ित किया गया। A no rent campaign was also started. भाई एक कैंपेन स्टार्ट करा गया जो क्या था, नो रेंट, भाई कोई टाइप का रेंट नहीं, किराया नहीं, नो कर, इस टाइप का। द ब्रिटिश ट्राइड टू डिसलॉज द पाइक्स फ्रॉम देयर इंट्रेंच्ड पोजीशन बट फेल्ड। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश करी कि इनको दबाया जाए, इनको सप्रेस किया जाए, लेकिन हो नहीं पाया, फेल हो गए। ऑन 14 अप्रैल 1817 बुक्सी जगतबंधु leading 5 to 10,000 pikes and men of the Kand tribe seized Puri and declared the hesitant king Mukund Dev II as their ruler. The priest of the Jagannath temple also extended the pikes their full support. अब धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ रही थी, जैसे उन लोगों की पावर बढ़ रही थी, हमने देखा था 57 का रिवॉल्ट हुआ था कि धीरे धीरे पावर बढ़ी, तो भाई बहादुर शाह जफर जो थे वो राजा तो थे ही, वो मतलब उनको वो एम्परर थे, उनके अंडर जो बाकी जो छोटे छोटे राजा थे वो भी खुद को पेशवा, कोई खुद को नवाब घोषित करने लग गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारे ऊपर राजा जी बैठे हैं। तो ऐसे इन्होंने भी सबने मिलके, जैसे कौन, ये जो थे जगतबंधु, इन्होंने क्या करा, 14 अप्रैल को बुक्सी जगतबंधु ने, इन्होंने भाई 5 to 10,000 पाइक्स इनको इकट्ठा करा और कांधा ट्राइब के लोगों को भी इकट्ठा करा और पुरी जो एरिया था उसको सीज कर लिया, अपने अंडर ले लिया। और जो किंग थे मुकुंद देव, हेजिटेंट किंग, मतलब वो चाह रहे होंगे नहीं भी चाह रहे होंगे, उनको अपना रूलर बना दिया, उनको हेड बना दिया। और जो प्रीस्ट थे जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने भी इनका सपोर्ट करा कि भाई मैं भी आपके सपोर्ट में हूँ, ठीक है, मैं भी आपको फुल सपोर्ट करूँगा। Seeing the situation going out of hand, the British claimed martial law. The king was quickly captured and sent to prison and Cuttack with his son. अब जब सिचुएशन लगी ब्रिटिशर्स को कि तो हाथ से निकल रही है, ये लोग तो भाई एरिया सीज करे जा रहे हैं, बिल्कुल हमारी सुन ही नहीं रहे, विद्रोह कर रहे हैं, पैसे चुरा के ले जा रहे हैं ना पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन वालों को मार रहे हैं। दैट मीन्स ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए थ्रेट हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, फिर जो थे जिनको राजा बनाया था ना
जो किंग थे उनको कैप्चर करा और उनके बेटे को भी भाई कैप्चर करके उनको जेल में डाल दिया। द बुक्सी विद हिज क्लोज एसोसिएट कृष्ण चंद्र, जो उनके क्लोज एसोसिएट थे, क्या नाम है भाई, ये दिख रहा है, कृष्ण चंद्र भरमवर राय, tried to cut off all communication between Cuttack and Khurda as the uprising spread to the southern and the northern part of the Orissa। उन्होंने क्या कोशिश करी कि इनके बीच का जो भाई रूट है, जो कम्युनिकेशन है वो कट जाए, छूट जाए, ताकि भाई बात इतनी ना हो, ठीक है। साथ में Consequently, the British sent Major General Martindale to clear off the area from the clutches of the Pikes, while at the same time announcing rewards for the arrest of Buxi Jagatbandhu and his associates। अब उन्होंने क्या करा भाई, अरेस्ट करा, किसको भेजा, जो मेजर जनरल मार्टिन सेकेंड, टू क्लियर ऑफ एरिया ऑफ द क्लचेस ऑफ द पाइक्स। मतलब ये जो पाइक्स थे, ये लोग भाई जमे हुए थे, इनका बहुत सारा ग्रुप था, देखा नहीं, काफ़ी सारे पाइक्स को, लगभग 5 to 10,000 पाइक्स को इकट्ठा करके ये लोग गए हुए थे, और साथ में मतलब इनको पकड़ा, इनको सीज अरेस्ट करा बेसिकली, ठीक है, और कैप्चर करा, ये कह सकते हैं खाली करा उस जगह से, हटाया इनको वहाँ से, और अनाउंस करा रिवॉर्ड फॉर द अरेस्ट ऑफ बुक्सी जगत बंधु एंड हिज एसोसिएशन। मतलब रिवॉर्ड कर दिया कि भाई इनको अरेस्ट करेंगे, इनको जो पकड़ेगा, इस तरीके से होता है ना कि रिवॉर्ड वो कर देते कि भाई जो इनको इसको पकड़ के लाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा बेसिकली। तो इन द इंश्योरिंग ऑपरेशन 100 ऑफ पाइक्स वर किल्ड, मैनी फ्लेड टू डीप जंगल्स। अब ये जो ऑपरेशन चला भाई, जो ब्रिटिशर सब भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे कि इनको अब नहीं बढ़ने देंगे आगे, बहुत इन्होंने कर लिया, अब इनको फिर से रोकेंगे। तो उन्होंने बहुत से लोग डर के, जो पाइक्स हैं वो उनको मार दिया गया बेसिकली, और बहुत से जो है जंगलों में चले गए, और बहुत से अपने जो है घर में चले गए। 10 बाय मई 1817 द अपराइजिंग वॉज मोस्टली कंटेन। तो इसी तरीके से भाई 1817 में ये अपराइजिंग हुआ था। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। तो इससे बेसिकली समझ में आ रहा है सेम जैसा 1857 के रिवॉल्ट में हुआ था, यहाँ भी वैसे ही हुआ। इन लोगों के साथ गलत हुआ, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स से उन्होंने भाई ये एरिया घिरा, पहले मराठा को मिला, मराठा से ब्रिटिशर्स ने जीता, लेकिन मुकुंद देव के साथ गलत हुआ। धीरे धीरे खुदरा में इन्होंने भाई अपने अत्याचार शुरू करे, जिसके अगेंस्ट जब ज़्यादा हो गए तो इन्होंने भी बोला, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको कंट्रोल में करा, पाइक्स को कंट्रोल में करा, और या तो अरेस्ट कर दिया, मार दिया, इस तरीके से बाकी कोई जंगल में भाग गए, कोई गाँव चले गए। तो इस तरीके से जो 1817 का जो है अपराइजिंग हुआ था। However, outside Khurda, it was sustained by Buxi Jagatbandhu with the help of supporters like Raja of Kujung and the unflinching loyalty of the Pikes until his surrender in May 1825। फिर भी ये जो है खुर्दा में बुक्सी जगतबंधु और भी जो लोग हैं, राजा कुजुंग, ये लोग लगे रहे, मतलब इन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन फाइनली इन्होंने 18 मई 1825 में सरेंडर कर दिया। On their part, the British henceforth adopted a policy of leniency, indulgence and forbearance towards the people of Khudra। अब खुर्दा जैसे इन्होंने वहाँ के लिए करा ना कि जब उन्हें लगा कि रिवॉल्ट हुआ तो इन्होंने पॉलिसीज़ बदल दी ब्रिटिशर्स ने। हमने देखा था कि आपकी टेरिटरी को हम नहीं छीनेंगे, आप जिसको अपने अडॉप्टेड सन को भी राजा बनाना चाहो बना सकते हो, अपने सोशल रिलीजियस कल्चर फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे सेम इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी, लीनियंसी की पॉलिसी अपनाई कि भाई हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा छूट देंगे, अब इन पर थोड़ी सी दया खाएंगे बेसिकली, है ना, नहीं तो फिर दोबारा से रिबेल होगा। The price of salt was reduced and necessary reforms were made in the policy and justice system। जो सॉल्ट की प्राइस, जो दाम इतने ज़्यादा बढ़ाए थे उसको रिड्यूस कर दिए गए, और बाकी और भी जो इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे उसमें भी भाई प्रॉपर सिस्टम लाया गया। Revenue officials found to be corrupt were dismissed from service and former landholders were restored to their lands। जो ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स थे जो भाई करप्ट थे, जो पैसा खा रहे थे बेसिकली, है ना, फ़ायदा उठा रहे थे, तो उनको डिसमिस कर दिया गया, उनकी जॉब से हटा दिया गया, और जो फॉर्मर जिनके भाई ज़मींदार थे उनको वापस उनके लैंड दे दिए गए। The son of the king Khurda Ramchandra Dev III was allowed to move to Puri and take charge of the affairs of the Jagannath temple with a grant of rupees 24,000। अब जो भाई खुर्दा के जो किंग थे रामचंद्र थर्ड, उनको वापस से क्या करा, उनको भाई वहाँ पे किंग बना दिया गया, उनके बेटे को, ठीक है। क्या करा गया, उनको बाकी जो जगन्नाथ टेम्पल है उनके मैनेजमेंट अफेयर सारी चीज़ें, मतलब अब आप मैनेज करिए, आप चलाइए। किसको, द सन ऑफ द किंग खुर्दा, जिनका नाम था रामचंद्र देव थर्ड, ठीक है, आप आराम से मैनेज कीजिए। और उनको 24,000 जो है उनको वही ग्रांट भी दिया साथ में। तो अब मतलब सुधर गए थे, पॉलिसीज में इन्होंने चेंज कर लिए थे। इन सम इट वॉज फर्स्ट सच पॉपुलर एंटी ब्रिटिश आर्म अपराइजिंग इन उड़ीसा। तो ये क्या था, ये पहला ऐसा पॉपुलर एंटी ब्रिटिश आर्म अपराइजिंग था उड़ीसा में, विच हैड far-reaching effect on future of British administration in that part of the country. Two merely caught it Pike Rebellion
कॉल इट पाइक रिबेलियन विल दस बी एन अंडरस्टेटमेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि ये भी बहुत ही ज़्यादा मासिव रिबेलियन था, काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तभी तो देखा नहीं पॉलिसीज़ बदल गई भाई, समझ में आ गया कि इनको भाई आड़े हाथ, मतलब सॉरी इतने आसानी से इनको नहीं ले सकते। जिसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम था पाइक रिबेलियन, ठीक है। विल दस बी एन अंडरस्टेटमेंट, क्लियर हुआ, आया समझ में। मतलब इसके बारे में ज़्यादा इतना कुछ नहीं पता है, जैसे हमें, आप लोग सुन रहे होंगे, आपको अभी पता चल रहा होगा, हम बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ तो आप तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, वरना हमें 1857 रिवॉल्ट के बारे में तो सुना होगा कभी ना कभी, बट इसके बारे में इतना नहीं पता चला। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो सेम टाइप का वही पैटर्न, उसी टाइप का रिवॉल्ट जैसा हमने 1857 का देखा था, तो इसको क्या नाम दिया, पाइक रिबेलियन। क्लियर हुआ। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैप्टर बड़ा ही अच्छा था और इम्पॉर्टेंट था, पता चलता है ना कैसे कैसे भाई मेहनत किए, विद्रोह किया है, जान बिल्कुल बोलते ना हथेली पे लेके, रिस्क लेके, जान की बाजी लगा के लिए लड़ाई लड़ी है, बट फिर भी ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स थे। आगे हम इनके बारे में और भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।